नमस्कार आप सभी को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आज उससे रिलेटेड और जितना एक्सरसाइज था उसको सॉल्व भी किया था। आप लोग उसको बना लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। जैसा कि ये मैट्रिसेस जब आपने पढ़ा था तो उसमें देखे थे मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करके हम लोग जैसे कोस्ट फाइंड करना होता है या इस तरह का और भी यूज करते थे। एक्चुअली वो उस तरह का ज़्यादा यूज जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होता है जहाँ बहुत बड़े बड़े डाटा होते हैं, तो उसमें सिंपली वो नंबर रखते जाते हैं और जो चीज़ चाहिए वो हमें प्रोडक्ट करके डायरेक्टली मिल जाता है। और भी कुछ चीज़ें हैं वो आप यानी आगे हायर स्टडी में पढ़ेंगे। फिर डिटर्मिनेंट का एक यूज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 में भी पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और उसी से रिलेटेड था प्रूफ द कोलिनियरिटी के बारे में पता करने के लिए 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, या 2 पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो वो भी हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करके निकाल सकते हैं। ये सब एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है। अब हम लोग जो है डिटर्मिनेंट का एक और यूज हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड सब पढ़ा था। और उसमें था वो 2 वेरिएबल का, जिसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग जैसे कंसीडर करते हैं। जनरली कंसीडर करता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। एक दूसरा इक्वेशन कंसीडर किया a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये आपका एक लीनियर इक्वेशन हो गया इन 3 वेरिएबल। इस पूरे को बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अब इस लीनियर इक्वेशन को जो है ये 3 इक्वेशन को मैं सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? मैं अगर इसका सिर्फ कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाऊँ a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये हमने बनाया। अब यहाँ पर देखें कि इसको अगर मुझे x से, इसको y से, उसको z से मल्टीप्लाई करना हो तो मुझे x y z को रखना पड़ेगा कॉलम में। तो आपका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, जो आपको ये टर्म मिल रहा है। उसी तरह से फिर सेकेंड टर्म आ जाएगा सेकेंड रो में a2x प्लस b2y प्लस c2z, और फिर उसी तरह से a3x प्लस b3y प्लस c3z, यानी आपका लेफ्ट साइड का मिल गया। अब इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें d1 d2 d3, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका फर्स्ट रो में ये है, सेकेंड रो में आपका ये टर्म आ गया, थर्ड रो में इसका यहाँ जो थर्ड रो में आएगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करें वो थर्ड रो का एलिमेंट ये होगा। तो 2 मैट्रिक्स इक्वल तब होता है जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो आपका एक इससे जो है आपको ये मिल जाएगा, ये इक्वेशन, फिर ये, यानी ये तीनों इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में सिंपली इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये आपका जो हो गया एक ये तीनों इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैं मैट्रिक्स ए सपोज कर देता हूँ, ये भी एक मैट्रिक्स है, इसको मैं मैट्रिक्स एक्स सपोज कर देता हूँ और इसको मैं बी सपोज कर देता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये हो। अब यहाँ पर पहले मैं आता हूँ कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन होता है, जैसे मान लीजिए कि इसका कोई सॉल्यूशन आपको मिला, तो इसका अगर सॉल्यूशन मिला तो हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट और उसका सॉल्यूशन। और अगर इस तीनों सिस्टम का कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिला जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। अब कंसिस्टेंट में भी अलग तरह का एक चीज है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सॉल्यूशन मिले या 2 सॉल्यूशन मिले, कहने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिले।
और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा सॉल्यूशन मिले, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसका कहने का तो सिंपल मतलब है नो सॉल्यूशन। तो कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, चाहे वो 3 वेरिएबल में हो या 2 वेरिएबल में हो, उसको हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट इफ इट हैज सॉल्यूशन, आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर कंसिस्टेंट नहीं है मतलब इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पर देखिए कि कब कंसिस्टेंट होगा, कब कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो जैसे ये Ax इक्वल टू बी है, अगर सपोज कीजिए कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता, इस मैट्रिक्स A का इनवर्स एग्जिस्ट करता, तो मैं इसे A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता, प्री मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ये रिजल्ट आता, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। अब A इनवर्स A एसोसिएटिव होता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इधर को A इनवर्स B, तो ये A इनवर्स A हो गया आपका I x इक्वल टू A इनवर्स B, I x इक्वल टू A इनवर्स B। डी सिंपल I को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो सेम ही आएगा वही, तो A इनवर्स B। तो अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो x इक्वल टू A इनवर्स B हो। अब यहाँ पर देखिए A इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, A इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब A सिंगुलर मतलब क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 0 नहीं। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 0 होगा तब उसका यानी गारंटी नहीं है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करेगा। लेकिन अगर सिंगुलर है तब तो सॉल्यूशन मिलेगा और वो होगा x इक्वल टू A इनवर्स B। तो हम लोग कहते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इक्वल टू A इनवर्स B। फिर से सुन लीजिएगा कि अगर सिस्टम डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, दैट इज A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी सिंगुलर लिखा है, नॉन सिंगुलर, then the system is consistent having unique solution given by x equal to A इनवर्स B। आपको याद रखना। दूसरा कि सपोज कीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू आपका 0 आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 0 आ गया। पहला केस क्या बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 0 नहीं आया, डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 0 नहीं आया, दैट मीन्स वो सिस्टम जो है कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा गिवन बाय x इक्वल टू A इनवर्स B। यानी यूनिक सॉल्यूशन के केस में डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 0 नहीं होगा। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 0 हुआ तो आप जो है सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ A कैलकुलेट कीजिएगा। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स आप निकालोगे और उसका ट्रांसपोज कर दोगे, या सिंपली सारा रो का कोफैक्टर निकालिए और कॉलम वाइज लिख दीजिए, आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे, अगर और फिर एडजॉइंट ऑफ A इनटू B ये मैट्रिक्स कैलकुलेट करेगा। अगर इसका वैल्यू अब देखिए या तो 0 मैट्रिक्स आएगा या तो 0 मैट्रिक्स नहीं आएगा। तो अगर सपोज कीजिए कि 0 मैट्रिक्स नहीं आया, यानी मतलब एडजॉइंट ऑफ A इंटू B ये 0 मैट्रिक्स नहीं आया, तब सिस्टम जो होगा इनकंसिस्टेंट दैट इज द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। यानी ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जो इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फिर आपको छोड़ देना, आपको और उसमें आगे कुछ करना नहीं। लेकिन सपोज कीजिए कि एडजॉइंट ऑफ A इंटू B 0 आ गया, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इक्वल टू 0 आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स ही आएगा, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैट्रिक्स ही आएगा। तो मैट्रिक्स आ गया तब उस सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और आपको फाइंड करना पड़ेगा। एक्चुअली उस केस में ये 3 जो इक्वेशन है
वो एक्चुअली दो ही इक्वेशन रहता है, दो डिफरेंट इक्वेशन होगा। और दो डिफरेंट इक्वेशन है और आपके पास तीन वेरिएबल है, तो उस इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। जैसे आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, जैसे x + y = 5, इसका कितना सॉल्यूशन होता है, तो बोले कि बहुत सारा सॉल्यूशन होता है, 1 4 है ना, 2 3 -6 -6 11, तो बहुत सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है कि इसमें दो वेरिएबल है और इक्वेशन केवल एक है, तो इसलिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। उसके वजह से आप जब यानी क्लास 10 में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा, तो उसमें दो तरह का इस तरह का रहता था, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। बोले कि इसमें सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। वो एक्चुअली वही है। अगर इसका मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स इसका जो बन रहा है a1 b1 a2 b2, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, a1 b2 - a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। वो वही चीज़ है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट इज a1 b2 नॉट इक्वल टू b1 a2। उसको इस साइड ले आएंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगा, a1 b2 - a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। और फिर एक दूसरी कंडीशन था कि इफ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो दोनों में सॉल्यूशन मिल रहा है। और एक बार ऐसा भी सॉल्यूशन था कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इनकंसिस्टेंट होता था और नो सॉल्यूशन मिलता था। तो उसी को यहाँ पर एक्सटेंड किया, वो डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम लोग यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मैंने यहाँ 3 वेरिएबल का लेके बताया कि ये 3 वेरिएबल वाला सिस्टम कंसिस्टेंट होगा अगर इसका सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट होगा अगर सॉल्यूशन नहीं है। कंसिस्टेंट में दो तरह का चीज आएगा, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होगा जब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आ जाए। इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 रहेगा तभी आपको यानी ये केस या ये केस मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 है तो आप कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, और अगर इसका वैल्यू 0 मैट्रिक्स आ गया तो मतलब है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यानी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तब भी कंसिस्टेंट। और अगर ये 0 नहीं आया, मतलब 0 मैट्रिक्स नहीं आया, मतलब इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन आया तो क्या मिलेगा, सॉल्यूशन x = a इनवर्स c। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहा तो आपको उसमें वो किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में मिलेगा, या x को भी z के टर्म में, y को भी z के टर्म में कर दीजिए, उस तरह से निकलेगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग उसका करेंगे। उसके पहले एक चीज और मैं बताना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि a1x + b1y + c1z = 0, a2x + b2y + c2z = 0, a3x + b3y + c3z = 0। इस तरह का इक्वेशन को कहते हैं होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आप इसमें देखेंगे कि इस तरह का इक्वेशन का जो है एक सॉल्यूशन हमेशा रहता है, एक सॉल्यूशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अगर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0 रखे तो देख रहे हैं कि तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका एक सॉल्यूशन हमेशा अवेलेबल है। x = 0, y = 0, z = 0। ये कहलाता है इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी ये हमेशा आपको मिलेगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। उसके बाद क्या है कि अगर इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब मिलता है जब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0। तो इससे रिलेटेड कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं, जैसे इसमें ये 9 कोफैक्टर मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट है, तो उसमें 8 एलिमेंट दे दिए या 6 एलिमेंट दे दिए और बाकी जो है एक के टर्म में लिख दिया। अब बोले कि अगर इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो बताइए कि के का वैल्यू क्या होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन तो इसका ये हमेशा कंसिस्टेंट होगा। इस तरह का इक्वेशन जो है हमेशा कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि ये इसका एक सॉल्यूशन हमेशा रहता है, x = 0, y = 0, z = 0।
इसके अलावा दूसरा सॉल्यूशन तभी मिलेगा, दूसरा सॉल्यूशन मतलब अब इसमें ऑब्वियस है कि इसके अलावा और सॉल्यूशन मिल रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही मिलेगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वो कब मिलेगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 हो जाए। तो ये एक कंडीशन है। हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है मैट्रिक्स मेथड यानी इस तरह का इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। उसमें एक्चुअली करते क्या है कि जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है ना, पहले उसको अरेंज कर लीजिए। यानी सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि y का टर्म इधर दिया है, z का टर्म इधर दिया है, तो आप जो है पहले उसको अरेंज कर लीजिए, यानी सभी को एक जैसा कीजिए। ऐसा नहीं कि यहाँ x है, यहाँ z है, y है, फिर यहाँ पर x y z है, तो इसमें कंफ्यूजन होगा। तो पहले अरेंज कर लेते हैं। दूसरी चीज उसमें और अरेंज करने में क्या है कि राइट साइड में जो है वो कॉन्स्टेंट को रखिए। जैसे x वेरिएबल वाला जितना भी है x y z का, तो उसको लेफ्ट साइड में रखिए, राइट साइड में कॉन्स्टेंट को ले जाइए। नेक्स्ट क्या कीजिएगा, उसके बाद इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए और उसके बाद इसको नेमिंग कर दीजिए a x इक्वल टू b ऐसे करके, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए c, यानी इसका नेमिंग कर दी। अब उसके बाद जो है यह इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए। इसको इक्वेशन 1 सपोज करने के बाद अब जो है डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू निकालिए। तो कोई क्या करते हैं कि डायरेक्टली a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं या इसके बाद ये लिख देते हैं। तो यहाँ लिखने के बाद आप पहले a इनवर्स b तभी लिख पाएंगे जब a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए पहले आप क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड कीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ a जैसे फाइंड करेंगे, मान लीजिए कि उसका वैल्यू 0 नहीं आया, तब यानी इसका मतलब है कि उस कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा गिवन बाय x इक्वल टू a इनवर्स b। तो आप पूरा उसका इनवर्स फाइंड कर लीजिए। इनवर्स फाइंड करने के बाद जो है इस इक्वेशन में x इक्वल टू a इनवर्स b लिखिए और उसमें a इनवर्स का वैल्यू पुट कर दीजिए। आप उसके बाद उसको आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट